नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूँ बिलासपुर में और मेरे साथ इस वक्त शिक्षक नेता विवेक दुबे और प्रदीप पांडे मौजूद हैं। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का जो मुद्दा है वो संविलियन के बाद चर्चा में आया, लेकिन संविलियन से बहुत पहले शिक्षक नेता प्रदीप पांडे सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग को लेकर जूझ रहे हैं। और ये मांग कोई पुरानी नहीं है। कितने कामयाब हुए, क्या मिला, ये तो नहीं है, लेकिन इस मांग को जिंदा रखने में प्रदीप पांडे की बड़ी भूमिका रही है। नियम कायदों से लेकर तमाम तरह के जो सहायक शिक्षकों की बातें उस दौर में रखी जानी थी, वो प्रदीप पांडे और उनके साथियों ने रखी है। प्रदीप जी, आज मैं पहला सवाल आपसे शुरू करता हूँ। शिक्षा विभाग में समस्याएं अनेक हैं एकदम। आप लोग बहुत सालों से शिक्षक राजनीति करते आ रहे हैं। कहाँ पर हम लोग आज बैठते हैं, हमारी जो समस्याएं, आप लोग की समस्याएं, शिक्षकों की समस्याएं हैं 98 के दौर, फिर उसके बाद 2004 से जो शुरू हुआ 2008 तक 9 तक का जो भर्ती रहा, उसके बाद से संविलियन तक, आखिर कहाँ रुक गई आप लोग की समस्याओं की? जो छोटी छोटी समस्याएं उनको निपटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए विभागों की नीतियां, विभागों का काम कहाँ रुक गया? थैंक यू मनीष जी। सबसे पहले तो आपको कि आप बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 98 से लेकर आज तक की यदि बात करें तो शिक्षकों के मुद्दे में, खासकर मैं एलबी संवर्ग की बात करूंगा, जो पहले शिक्षाकर्मी और बाद में पंचायत शिक्षक के नाम से जाने जाते थे। वर्तमान में संविलियन के बाद फिर वो शिक्षक एलबी संवर्ग के कहलाते हैं जी। हमारे साथ समस्या ये है मनीष जी, शुरू से लेकर आज तक यदि देखा जाए कि हमारी स्थिति ऐसी रही है जैसे कोई भूखा व्यक्ति है और वो भूख के मारे जब खाना मांगता है तो सामने वाला कभी उसको अचार देता है, कभी पापड़ देता है, कभी सलाद देता है, कभी एक आठ रोटी डाल देता है और कहता है कि हो गया, आपको हमने खाना दे दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता रहा है। जब जब हमने अपने मांगों को लेकर सरकार के पास हम गए हैं, अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा है, तो वो कभी 2%, कभी 5%, कभी 15% हमको अंतरिम राहत दे दिए, कभी डीए दे दिए। उसके बाद हम वो अपनी चीज़ों को ख़त्म कर दिया करते थे कि बस हमने बहुत कुछ दे दिया है इनको। 2013 में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में एक बड़ी लड़ाई हमने लड़ी। 38 दिन का आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के पश्चात हम लोगों ने हम सुनने वापस आ गए। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुने, लेकिन उस आंदोलन का परिणाम आगे चलकर अच्छा रहा कि उस आंदोलन के पश्चात सरकार को समझ में आई कि शिक्षकों में नाराज़गी है, रोष है सरकार को लेकर और सरकार के इस कदम को लेकर, तो शिक्षकों को, खासकर शिक्षाकर्मी संवर्ग को कुछ देना पड़ेगा। और उन्होंने तब पुनरीक्षित वेतनमान देने की घोषणा की थी, जो 6वें वेतनमान के समतुल्य वेतनमान देने की उन्होंने बात कही थी। लेकिन जब बात कहा उन्होंने चुनाव से पहले, तो वो बात आया था कि शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान, वेतन एवं भत्ते उन्होंने कहा था। चुनाव निपटा, चुनाव होने के बाद वो आदेश चलते रहा और प्रक्रिया चलते रही। चुनाव होने के बाद भत्ते को भत्ता कर दिया गया और उन्होंने कहा कि भत्ते को भत्ता कर दिया गया जी। उसमें एक मात्रा से देखिए कैसे बदल जाता है कि जो भत्ते मिलने थे, भत्ते में बहुत सारे भत्ते थे, जिसमें हाउस रेंट है जो उसके समकक्ष मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे भत्ते हैं जो मिलना चाहिए था, लेकिन उसको भत्ता कर दिया गया। एक दूसरी बात, हमारा पे फिक्सेशन होना था और पे फिक्सेशन ना करके, फिक्सेशन का मतलब ये है कि जो हम वेतनमान में थे उस पर जो है उस समय जैसे 6वां वेतनमान लागू था, तो 6वां वेतनमान का गणना इस प्रकार से होता था कि 1.86 से गुणांक होता था, गुणा किया जाता था वेतनमान का, तो वो होना चाहिए था। लेकिन उस समय क्या कर दिया गया कि फिक्स कर दिया गया। सहायक शिक्षक है तो उस समय सहायक शिक्षक का 4000 वेतनमान है तो ये 4000 इनको मिलेगा, या 6वां वेतनमान में यदि देखा जाए तो उनको 74-40 मिलना है तो वो 74-40 मिलेगा। इस तरह से शिक्षकों का वेतनमान फिक्स कर दिया गया और व्याख्याता वर्ग जो थे, शिक्षाकर्मी वर्ग, उनका वेतनमान फिक्स कर दिया गया। मतलब फिक्सेशन नहीं हुआ, 1.86 से गुणांक करते हुए वेतन का निर्धारण नहीं किया गया। अब इससे नुकसान ये हुआ कि सहायक शिक्षक जो संवर्ग था उनको वेतन का भारी नुकसान हो गया, भारी अंतर आ गया। व्याख्याता और शिक्षक के बीच में कम अंतर था, लेकिन शिक्षक और सहायक शिक्षक के बीच में वेतन का भारी अंतर आया। और 2013 में ही हम लोगों ने, फिर जैसे ही ये वेतन लागू हुआ, हम लोगों ने
देखा कि हमारे सहायक शिक्षक के साथ तो ये बड़ा अन्याय हो चुका है और बहुत कम वेतन मिल रहा है। तो हम लोगों ने फिर आवाज़ उठाया जगह जगह, कभी सचिव महोदय के मीटिंग में, कभी शिक्षा आयोग का जो बैठक हुआ था वहाँ पर, और हर जगह हमने इसको मांग उठाना शुरू किया। और जब हम बात करते गए तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आते गए कि वाकई सहायक शिक्षक का वेतन तो कम है। तो उसके बाद ये प्रक्रिया चलते रही, सरकार तक हम मांग रखते रहे, लेकिन फिर से चुनाव आ गया, फिर से आंदोलन हुआ और उसके बाद संविलियन हो गया। संविलियन जैसे ही हुआ तो संविलियन में एक बड़ी समस्या ये आ गई कि हमारा जो वेतन था उसी के अनुसार से फिक्सेशन फिर से हुआ 2.56 के गुणांक से। मतलब संविलियन के समय भी वेतन आपका बना है? हाँ, देखिए वेतन विसंगति पहले से थी, संविलियन हुआ तो फिर अंतर और भी बढ़ गया, क्योंकि शासकीकरण हुआ तो शासकीय नियमों के अनुसार वेतन भत्ते सब मिलने लगे तो और बढ़ गया। और फिर लोगों में आक्रोश उससे ज़्यादा जो है खुलकर सामने आया और लोगों ने इस पर विरोध करना शुरू किया। तो हर तरह से यदि देखा जाए तो शुरू से लेकर आज तक के हम लोग जो मांगते रहे हैं सरकार से, जो हमारी मांग रही है, सरकार उसको दरकिनार करते हुए हमेशा वो दी है जो उनको देना होता है या जो देना चाहते हैं, और उस पर काट छाट करके, कटौती करके, कम करके कैसे इसमें हम कम करके इसको दे सकते हैं, सरकार ने हर बार ये सोचा है और समस्या यहीं से उत्पन्न होती है। आपको समाधान क्या लगता है इसका? देखिए समाधान एक ही है। यदि मैं बात करूं कि हमारे एलबी संवर्ग के शिक्षकों की बात करूं यदि, तो सबसे बड़ी यदि समाधान यदि हम खोजें इसका तो यही होगा कि जो शिक्षक जिस समय नियुक्त हुआ है, कोई 98 में नियुक्त हुआ है तो 98 से उनकी सेवा की गणना करिए आप, और सेवा की गणना करते हुए उनको समस्त लाभ समय समय पर प्रदान किया जाए, जो समय पर उनको जो मिलना चाहिए था, और आज उस स्थिति में उनके फिक्सेशन किया जाए। सहायक शिक्षक है या शिक्षक है या व्याख्याता हैं जो एलबी संवर्ग के हैं, सभी के प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए यदि लाभ प्रदान किया जाएगा तो सारे शिक्षक एलबी संवर्ग के जो है, जिनको जो समस्या है, चाहे वेतन विसंगति की समस्या है, चाहे उनका सेवा गणना की समस्या है, चाहे ये पेंशन की समस्या है, वो सब ठीक हो जाएगा। विवेक जी, आपका स्वागत है सीजी बाल में। विवेक जी, अब प्रदीप जी ने जैसा बताया अभी अपने को, लेकिन पुरानी सेवा अपन काउंट करेंगे तो आपका तो एनपीएस कटना 2012 से शुरू हुआ है जी, 18 में संविलियन हुआ है, 18 में सेवा मान रहे हैं, तब इसमें क्या दिक्कत आएगी और इसका सुझाव क्या हो सकता है, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, आप अगर सेवा को मान रहे हैं, ठीक है, एनपीएस की राशि नहीं कटी है, लेकिन अगर आप पूर्व सेवा अवधि की गणना कर लेते हैं तो ओपीएस जो दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू हुआ है, तो उसके लिए तो किसी प्रकार की राशि जमा करनी नहीं पड़ती थी, वो तो स्वयं होता था। तो सरकार चाहे तो 1998 से भी ले सकता है, उसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप एनपीएस के दायरे में नहीं थे इसलिए नहीं गया। आखिर जैसे हम जो मर्ज करते हैं, किसी का भी संविलियन करते हैं या जो करते हैं, तो कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर किया जाता है ना। तो जब आप पूर्व सेवा अवधि की गणना के लिए एक प्रस्ताव ला देंगे कि यहाँ से जो कर्मचारी थे वो 1998 से अपनी सेवाएं दे रहे थे और इनको शिक्षा विभाग में इतनी तारीख से लिया गया है, और पूर्व में जो नियम था उसके तहत इनकी पूर्व सेवा अवधि की गणना संविलियन दिनांक से की गई थी, उसको अब परिवर्तित करते हुए, आदेश को अधिक्रमित करते हुए हम जो कर्मचारी जिस तारीख से नियुक्त हुआ है उस तारीख से मानेंगे, हो जाएगा। देखिए मनीष जी, हर बार टेक्निकलिटीज़ का बहाना बनाकर शिक्षा कर्मियों को ठगा गया है। विवेक जी, ठोस कारण क्या है, कैसे हो सकता है, ये बताओ आज आप। नहीं, ठोस कारण ये है कि इच्छा शक्ति का अभाव है। बार बार कहते ये संविलियन की अगर हम बात कर रहे हैं, संविलियन ऐसा तो नहीं है कि 2018 में शब्द आया है, संविलियन तो 2007 के पहले से बोला जा रहा था संविलियन करेंगे, कोई बाधा नहीं थी, ज़बरदस्ती बताया जाता था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने संविलियन हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्या कहा जाता था, शिक्षा कर्मियों का संविलियन नहीं हो सकता, होगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट चल देगा, कोर्ट चल देगा। मैं और बड़ा उदाहरण देता हूँ, 8 साल में संविलियन भाजपा सरकार ने किया, उसके बाद मैं जिस संगठन में था उस संगठन से नाराज़ होकर, क्योंकि उन्होंने 2 साल वाला मुद्दा नहीं उठाया, तो मध्य प्रदेश में हुआ है बोलकर मैंने अपना जो साथियों का ग्रुप था वो तैयार किया और मैंने लड़ना चालू किया। उस समय क्या कहा गया कि नहीं हो सकता, होगा तो सरकार को सबको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, वेटेज देना पड़ेगा, ये सब बात करी गई। सरकार की जब इच्छा शक्ति हुई, सरकार को जो बात मुझे पहुंचाना था वो मैसेज मैंने सरकार तक पहुंचाया, सरकार को बात जम गई। इसी सरकार ने सबके आंखों के सामने 2 साल में संविलियन किया, कहीं कोई दिक्कत आया? कुछ लोग कोर्ट भी गए उसके विरुद्ध में, कुछ हुआ? आज 2 साल में संविलियन वाले भी लोग हैं, 8 साल तरीका क्या है असल में? सरकार पर भी क्या है, एक बोझ आ जाएगा। मान लो 98 वाली को भी ले लेते हैं और उसमें संख्या हालांकि ज़्यादा नहीं है जी, फिर भी आर्थिक भार की बात आएगी, सरकार बोलेगी हमारे पास आर्थिक भार नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही विभाग नहीं है, 52 विभाग और है।
और एक बीच का रास्ता क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? बीच का रास्ता ये है कि देखिए 98 वाले को ले लेते नहीं होगा, 98 वाले से ले लेते हैं होगा, क्योंकि जिसकी नियुक्ति जब हुई है तब से आपको लेना पड़ेगा। जब आप पूर्व से अधिक गणना कर लेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो क्या है कि एरियस आप मत दीजिए, सेवा को तो आप काउंट कीजिए। सेवा जैसे ही आप काउंट करेंगे तो किसी का 10 साल फिक्स जैसे ही पूरा हुआ वो क्रमोन्नति के दायरे में आ जाएगा। आप एरियाज में दीजिए, उसका फिक्सेशन कर दीजिए। फिक्सेशन भी करेंगे तो उसके सैलरी में जो परिवर्तन होगा, जो भी देय होगा आज की तिथि में होगा। जो सबसे ज़्यादा भार आता है, जिसकी आप चिंता कर रहे हैं, जिसकी राज्य सरकार चिंता करेगा, वो एरियाज को लेकर हो सकता है। एरियाज को लेकर हो सकता है। एरियाज आप मत दीजिए, आप उसको बेसिक हक तो दीजिए। काल्पनिक गणना करके, काल्पनिक गणना करने की भी जरूरत नहीं है। आप एक बार पहले प्रस्ताव लाइए, उसके बाद सीधे तौर पर उसकी नियुक्ति तिथि आपने जो माना वो मानिए। जैसे 98 से किसी को आपने मान लिया, उसका 2008 में प्रथम क्रमोन्नति, 2018 में द्वितीय क्रमोन्नति, उस क्रम से वो चलेगा। आप जहाँ पर वो आ रहा है, जिस स्टेज में, भविष्य में वो जिस स्टेज में आएगा, उस स्टेज में उसको उसका लाभ दे दीजिए। मान लो अगर आपका 2012 से सेवा गणना मानते हैं, जिनसे एनपीएस कटता है, तभी की स्थिति में क्या होगा? देखिए, नाराज़गी रहेगी मनीष जी। जो लोग 98 से सेवा दे रहे हैं वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उनकी सेवाएं जो है उसी समय से ली जाएगी। 2012 के लिए हो सकता है मैं सहमत हो जाऊं, क्योंकि मेरी नियुक्ति जो है 2013 से है। लेकिन जो व्यक्ति 98 से सेवा दे रहा है उसका तो 13 साल 14 साल लैप्स हो जाएगा, तो वो तो विरोध करेगा, वो इस चीज़ को बोलेगा ही। दूसरी बात, आप इस तरीके से अगर 2012 से लेंगे तो बहुत सारे कर्मचारी हैं जो जनगणना वाले थे, वो 2020-2021 में रिटायर हो गए। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनका सिविलियन हुआ, उसके 6 महीने बाद वो रिटायर हो गए बेचारे। तो उनका तो अगर आप उस समय से लेंगे तो उनको भी उसमें लाभ में कमी आएगी। तो हर व्यक्ति जो है वो चाहता है, तो एक जिस समय से वो सर्विस में है उस समय से मान लिया जाए। दूसरी बात, जिस समाधान की आप बात कर रहे हैं, दिक्कत क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो कह दी जाती हैं, घोषणा पत्र में लिख दी जाती है, उसको पूरा नहीं किया जाता। मैं और कुछ चीज़ों पे ले आता हूँ आपका ध्यान। कुछ संवेदनाओं के साथ हो सकता है, सहानुभूति पूर्वक लिया जाए। जैसे महिलाएं जो अनुकंपा नियुक्ति पात्र, हमारे साथ जो शिक्षक थे, दुर्भाग्य था कि उनकी डेथ सिविलियन से पहले हो गई। 900 परिवार हैं। सरकार चाहे तो एक बड़ा फैसला लेते हुए वो क्या कह रहे थे, वो कोई बड़ा पद नहीं मांग रहे थे। इस प्रदेश में बड़े बड़े पदों पर दिया गया है अनुकंपा नियुक्ति, प्रावधान को शिथिल करते हुए दिया गया है। उनके लिए वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोग जिस पद के अनुकूल आपको लगते हैं, चपरासी के अनुकूल लगते हैं, चपरासी भर दीजिए। आप हमारे लिख दीजिए। क्या नहीं किया जा सकता था? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके वो सभी यहीं के बेटी बेटियाँ हैं, उनके लिए क्यों नहीं लिया जा सकता निर्णय? जब एक के लिए, दो के लिए लिया जा सकता है, उनको बड़े बड़े पद पर दिया जा सकता है, तो इनके लिए भी किया जा सकता है। दूसरी बात, समाधान क्या है इसका? आप भाई 900 पद लेना है जी, समाधान क्या है? समाधान यही है कि सरकार को आगे बढ़ना है, जिस जगहों पे पद खाली है वहाँ पर देना है। उसके अलावा और क्या समाधान होगा? अगर इच्छा शक्ति है, मतलब बस इच्छा शक्ति का भाव। भाई आखिर आप चपरासी नियुक्त करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। नई भर्ती फ्रेश करते हैं कि नहीं करते हैं? वहाँ पर आपको उनको देना है। सरकार यदि चाह ले, शिक्षा कर्मियों को संविलियन के लिए कहा जाता था, नहीं हो सकता। हाँ, हुआ तो उनके लिए क्यों नहीं हो सकता? घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने संकल्प पत्र पढ़ा होगा, लिखा गया है कि वेतन विसंगति दूर किया जाएगा, तो सोच समझ कर लिखे होंगे। कहा गया है कि केंद्र के समान जो भी तिथि रहेगी उस तिथि से डीए दिया जाएगा, एरियस जो है उसको जीपीएफ में समायोजित किया जाएगा। क्या इसको लिखते समय नहीं सोचा गया होगा? 57,000 पदों पर भर्ती होगी बोले होंगे, क्या नहीं सोचे थे? माननीय मंत्री जी जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा 33,000 पदों पर भर्ती होगी। पदोन्नति के लिए उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर हम पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करेंगे। ये विधानसभा के पटल पर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? तो ये जितनी सारी बातें बोली गई, क्या बिना सोचे समझे बोली गई हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे से पूछने से नहीं होगा, समाधान की बात होनी चाहिए। समाधान सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार चाहे बैठकर रास्ता निकाल। अभी कैसा लग रहा है आपको, सरकार में इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है? अभी तो अभाव दिख रहा है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, युक्तियुक्तकरण के मुद्दे पे भी अगर जो बैठकें बाद में हुई, आखिर कर्मचारी संगठनों के साथ जो बैठक बाद में होती है वो पहले क्यों नहीं होती? वो बैठक पहले कर लें, पहले करके पूछ लें, बीच का एक रास्ता निकल जाए, तो ना तो आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, ना हड़ताल की जरूरत पड़ेगी, ना किसी प्रकार का गतिरोध पैदा होगा। प्रदीप जी, आप बहुत लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। इससे पहले जो पदोन्नतियाँ हुई भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में, वन टाइम रिलैक्सेशन दे के सहायक शिक्षकों को प्राथमिक एचएम फिर मिडिल एचएम में बनाया गया, वो क्रम सही था कि पहले आपको उच्च पदों पर पदोन्नति देनी थी या फिर निम्न पदों पर पदोन्नति देनी थी? पदोन्नति की जो आप बात कर रहे हैं,
मेरा ऐसा मानना है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से शुरू किया जाता है यदि, जैसे जो प्राचार्य हैं उनकी पदोन्नति होती, प्राचार्य जो है उच्च पदों में जाते, उप संचालक बनते। तो ये शासन स्तर का मामला था, मंत्रालयीन मामला था, शासन को इस पर निर्णय लेना था। तो जो प्राचार्य उप संचालक बनते, ऊपर के पदों पे जाते, तो प्राचार्य का पद खाली होता। तो आज जितने प्राचार्य के पद खाली हैं और नए जो प्राचार्य के पद खाली होते पदोन्नति के पश्चात, उसमें हमारे व्याख्याता जो है वो प्राचार्य बनते, सीनियर व्याख्याता जो हैं। और व्याख्याता जब प्राचार्य बनते तो व्याख्याता के पद खाली होते, तो नीचे के पद खाली होते जाते। तो ऐसा होता कि प्रधान पाठक प्राथमिक विद्यालय में और यूडीटी में, शिक्षक संवर्ग में, दोनों में पद ज़्यादा मिलता सहायक शिक्षकों को प्रमोशन के लिए। देखिए आज ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई शिक्षक जो है, सहायक शिक्षक की अगर मैं बात करूं तो कोई जो है 2010 में लगा, उसका विषय गणित था या अंग्रेजी था, उसका पदोन्नति हुआ और आज वो शिक्षक बन गया है। कोई 2005 से है लेकिन वो आर्ट्स वाला है, हिंदी वाला है या दूसरे किसी राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र वाला विषय का है, उसकी पदोन्नति नहीं हुई, आज भी वो सहायक शिक्षक है। अब जो बाद में लगा है वो पदोन्नत होकर जो है ज़्यादा वेतन पा रहा है, और जो पहले से लगा हुआ है, ये देखिए विसंगति कैसे होती है। जो पहले से नौकरी में है वो पदोन्नति नहीं मिलने के कारण आज जो है कम वेतन पा रहा है और अपने जूनियर से भी जूनियर हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से क्रम क्या होना चाहिए और समाधान क्या होना चाहिए? जैसे युक्तियुक्तिकरण का विरोध हो रहा है, तो सरल समाधान आपको क्या लगता है? देखिए युक्तियुक्तिकरण का विरोध क्यों हुआ? युक्तियुक्तिकरण का विरोध इसलिए हुआ कि युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया अचानक ला दी गई, और लाने के पहले ना तो किसी तरह से शिक्षकों से और शिक्षक संगठनों से कोई संवाद किया गया, ना चर्चा की गई। दूसरी बात कि आप यदि देखें तो ये शिक्षक अतिशेष हो कैसे रहे हैं? कहाँ से अचानक ऐसा होता है कि शिक्षक अतिशेष हो जाते हैं? 2008 में सेटअप लागू हुआ मनीष जी, और जब सेटअप लागू हुआ तो उसके बाद जो है 2009 में शिक्षकों की पदस्थापना की गई थी सेटअप के अनुरूप। मतलब सहायक शिक्षक प्राइमरी में रहेंगे, शिक्षक जो है वो मिडिल स्कूल में रहेंगे, और व्याख्याता जो है वो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में रहेंगे। पहले कुछ पद जो है यूनिटी भी जो है हायर सेकेंडरी में होते थे पद, और वहाँ रहा करते थे। तो 2008 के सेटअप के अनुसार उनकी पदस्थापना की गई। जब आपने पदस्थापना कर दिया, मतलब आपने बंटवारा कर दिया, स्कूलों में बांट दिया आपने, उसके बाद 2014 में बताया गया कि आप बहुत सारे शिक्षक जो है अतिशेष हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो 2014 में अतिशेष की प्रक्रिया हो गई, उनको जो है जहाँ जहाँ खाली थे वहाँ भेजा गया, जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा थे। लेकिन मजे की बात आप देखिए कि 2016 में फिर से कहा गया कि अतिशेष हैं शिक्षक, और 14 के बाद 2 साल बाद ही फिर से अतिशेष हो गए शिक्षक। तो क्या बच्चे इतने कम हो गए कि शिक्षक अतिशेष हो गए, या फिर शिक्षक अचानक से बढ़ गए? ये हुआ क्या था? तो इसके पीछे के कारण को आप जानेंगे, अगर खोजेंगे तो पाएंगे कि 2014 में जब अतिशेष को हटाया गया, उसके बाद मैं बता दूं कई स्कूलों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। मैं एक स्कूल को ऐसा जानता हूं, ऐसे कई स्कूलों को, वहां से 2014 में एक शिक्षिका को हटाया गया, आप अतिशेष है कह के, और 2016 में वहाँ एक एक्स्ट्रा शिक्षक को भेजा गया जो ट्रांसफर से आए थे, और उनको बताया गया कि अभी तो वहाँ और भी 3 पद खाली है उसी स्कूल में। तो जब आप भेजते हैं उस समय आप पुराना सेटअप को देखते हैं कि पुराने सेटअप में जब आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले कितना था दर संख्या, तो कितने शिक्षकों का सेटअप था, वो सेटअप उठा के देखते हैं और आप भेज देते हैं। लेकिन जब आपको हटाना होता है तब आप आज की दर संख्या देखते हैं कि आज वहाँ जुलाई की स्थिति में कितने बच्चे हैं और कितने शिक्षक होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि युक्तियुक्तिकरण की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बार बार इस प्रक्रिया में शिक्षकों को ट्रांसफर से आप भेज दे रहे हैं, शिक्षकों की नई नियुक्ति आप कर दे रहे हैं। अभी बस्तर के एक मामला आया था, एक ही स्कूल में संस्कृत के जो है वहां 4-5 शिक्षक को भेज दिया गया मिडिल स्कूल में। ये तो खैर बस्तर और सरगुजा में हुआ यही है कि एक ही विषय के कई के स्कूलों में जा चुके हैं आज। जी, समाधान क्या है अभी इसका? हाँ, मैं समाधान पर ही आ रहा हूं। तो ये स्थिति इसलिए निर्मित हुई है क्योंकि अधिकारियों ने काम ठीक से नहीं किया है और परेशान इसमें शिक्षक हो रहे हैं, इसलिए इसका विरोध हुआ है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान एकदम सिंपल है सर, कि हमारे बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो आज भी पदोन्नति के पात्र हैं और पदोन्नति के लिए राह ताक रहे हैं, देख रहे हैं। उनका पदोन्नति करिए आप, और ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक विहीन है या एकल शिक्षक विद्यालय है, उन विद्यालयों में उनकी पदस्थापना करिए। कुछ विद्यालय तो इस तरह से, अधिकांश विद्यालय बल्कि मैं कहूँगा, ये पदोन्नति की प्रक्रिया से भर जाएंगे। एक और भी रास्ता है कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो ट्रांसफर से आना चाहते हैं, और उनके लिए वो एकल शिक्षक विद्यालय या शिक्षक विहीन
विद्यालय मायने नहीं रखता है, वो शहर से कितना दूर है ये मायने नहीं रखता है। जैसे कोई यदि रायगढ़ से अगर बिलासपुर आना चाहता है तो बिलासपुर आने के लिए वो ये नहीं देखेगा कि बिलासपुर के बिल्हा में या फिर शहर बिलासपुर के अंदर मुझे स्कूल मिले। आप उसको पासीद में भी यदि स्कूल देते हैं, आप कोटा में भी देते हैं, आप उनको तखतपुर में देते हैं, मतलब बिलासपुर के किसी भी ब्लॉक में देते हैं, तो वो नौकरी करने के लिए और वहाँ अपना ट्रांसफर करने के लिए मतलब करवाने आप के लिए तैयार है। पदोन्नति कर दो फिर ट्रांसफर कर दो। जी, दो रास्ते हैं, रास्ते। आप पदोन्नति कर दीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए, ओपन ट्रांसफर। बहुत सारे, मनीष जी मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, शहरी क्षेत्र मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में रहते हैं, एजुकेशन में आते हैं, जो कैडर में आते हैं, वो ट्राइबल में जाना चाहते हैं इसलिए कि उनका घर परिवार या पति पत्नी में से कोई एक जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो वहाँ जाकर नौकरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बहुत सारे ट्राइबल्स इधर आना चाहते हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आप भी लगभग इनकी बात से सहमति है? बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। देखिए मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, जब आप सहमत हैं तो ट्राइबल और एजुकेशन का होगा क्या? चलिए मैं उसका ट्राइबल और एजुकेशन तो हम बहुत समय से चल रहे हैं, कई लोग मांग भी बना चुके हैं, कई छोटे छोटे संगठन भी बना चुके हैं, इसमें समाधान हो क्या सकता है? एकदम समस्या तो हमको मालूम है, लेकिन समाधान क्या हो सकता है? मनीष जी, समस्या के समाधान के लिए कभी बढ़ा ही नहीं गया और ज़बरदस्ती एक क्रिएट कर दिया गया कि ऐसा ऐसा होगा, ट्राइबल पूरा खाली हो जाएगा। मैं ये पूछता हूँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या दिक्कत है? एक व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति जाएगा। क्या सरकार ने कभी खोला? हम कब से मांग कर रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप दे दीजिए और साल भर आप ओपन रखिए ना भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र। यदि मेरी जगह आप आने को तैयार है, आपकी जगह मैं आने को तैयार हूँ, तो शिक्षा की कमी नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, आज जब निकल कर आ रहा है तो उन बस्तर के भी कई स्कूलों में आया ना कि संख्या 30 है, यानी पोस्टिंग सही नहीं हुई। अभी भी आप जिन जगहों पर आपको शिक्षक की ज़रूरत है, आप उसको प्रदर्शित कर दीजिए ऑनलाइन। अवकाश के लिए जैसे आपने पोर्टल बनाया, ट्रांसफ़र के लिए भी आप पोर्टल बना दीजिए, आप कर दीजिए। जिसको जाना होगा वो आवेदन करेगा, उसके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आप उसको भेज दीजिए। आप जब तक एक माहौल बनाकर रखेंगे कि नहीं ऐसा हो जाएगा, आपने तो किया ही नहीं है, क्रियान्वयन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप जिस शिक्षा शक्ति का कह रहे थे, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। गौरव द्विवेदी सर थे 2018 में, उन्होंने सीधा कहा कि सिविलियन का राजपत्र तैयार करने में मुझको काफ़ी समय लगेगा, तो आपको मैं ऐसी व्यवस्था बना देता हूँ कि आपको वेतन मिलना अगले महीने से चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने कुछ निर्देश निकाले, सिविलियन निर्देश, उसी के आधार पर सिविलियन हो गया, उसी के आधार पर लोगों को सैलरी मिलनी चालू हो गई। राजपत्र हमारा आया मार्च 2019 में, सिविलियन हो गया था। सरकार बदल गई, लेकिन क्या सिविलियन में कोई दिक्कत आया? नहीं आया। सरकार यदि चाह ले तो कल ट्रांसफ़र वाली समस्या सुलझ सकती है, पदोन्नति वाली समस्या सुलझ सकती है। आप बताइए कितने लंबे समय से पदोन्नति का प्रोसेस किया जा रहा है, बोलते हैं वही लिस्ट बार बार गड़बड़ हो रही, क्यों हो रहा है? वही बीओ लिस्ट भेजता है डीओ को, डीओ के हाथ से गड़बड़ी हो जाती है, फिर से लिस्ट बनाया जाता है। करना नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चाह लेगा विभाग तो 3 महीने के अंदर सारी पदोन्नतियां निपट जाएंगी। मेरा जो सवाल में है कि एजुकेशन और ट्राइबल का सुझाव क्या हो सकता है, सलाह क्या हो सकती है, समाधान क्या हो सकता है कि एक हो जाए दोनों? नहीं, उसको एक करिए, आप ट्रांसफ़र कीजिए। आखिर आप नई भर्ती करेंगे ना, ट्रांसफर एक अलग विषय हो गया। हाँ। आखिर एक हो सकते हैं क्या स्कूल? क्यों नहीं हो सकते भाई, क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए सबसे पहले सवाल ये आएगा कि क्यों नहीं हो सकते, क्या दिक्कत क्या है उसमें होने में? कहीं पर कोई तकनीकी बाधा है? आपको पता होना चाहिए 2015-16 में कोशिश हुआ था और स्कूल शिक्षा विभाग के ही दायरे में आ गया है। आज एसी नियंत्रित नहीं करते हैं, पहले जो थे, जो एसी जो ट्राइबल क्षेत्र में नियंत्रित करते थे वो हट चुके हैं। अभी सारा जो है क्या कहते हैं आपका जेडी और डीओ ही नियंत्रित कर रहे हैं। तो सहायक आयुक्त का जब नियंत्रण खत्म हो गया, वो इसलिए खत्म हुआ कि स्कूल शिक्षा विभाग में ट्राइबल एजुकेशन को मर्ज कर दिया गया, लेकिन शिक्षकों के मामले में जानबूझ के इसको अलग रखा गया है। आप उसमें भी मर्ज कीजिए ना भाई, आप एक बार खोलिए ना, आप एक सीमा फिक्स कर दीजिए ना। ट्रांसफ़र में 10% तक की सीमा रहती है कि इस पद के लिए 10% तक होगा, इस पद के लिए 15% तक होगा। हमारे यहाँ जो भी दिक्कत आ रहा है मनीष जी, वो सिर्फ और सिर्फ नियमों का पालन नहीं होने कारण आ रहा है। जैसे पदोन्नति हुआ, एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन स्कूल में करना था, किया गया जानबूझ के। जिन जगहों पे पहले से पदस्थापना थी वहाँ नई भर्ती हुई, नई भर्ती भी वहाँ करना था एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन में, और किया गया जिन स्कूलों में पहले से पदस्थ थे। और अब हल्ला मचा रहे हैं कि युक्तियुक्तकरण करना जरूरी है। तो इस बार भी अगर आप खोल के वैसे ही करेंगे, जिस दिन नियम का पालन होना सही तरीके से चालू हो जाएगा, उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जी, मैं जब पूछ रहा हूँ कि समाधान क्या है दोनों को एक करने का, आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं एकदम। समाधान क्या है, कैबिनेट में कल निर्णय ले, हाँ, वो हो जाएगा एक। उसमें क्या दिक्कत आपको नजर आ रही है? मध्य प्रदेश में जैसे मेरी जानकारी में, हाँ। वहाँ पर प्रतिनियुक्ति में शिक्षा विभाग से
इसमें भेजे जाते हैं, ट्राइबल में भेजे जाते हैं। सर प्रतिनियुक्ति में भरने पर आपको प्रतिनियुक्ति भत्ता देना पड़ेगा। अच्छा। आप एक और खर्चे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा। यहाँ इस बात को बोला जा रहा है कि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। आप एक ऐसा सुझाव और आ जाएगा जिसमें प्रतिनियुक्ति भत्ता देना पड़ेगा कर्मचारी को। फायदा क्या होगा इससे, चलिए बताइए। किससे? ये अगर ट्राइबल और एजुकेशन एक हो जाता है तब। देखिए, ट्राइबल और एजुकेशन एक होने से ये फायदा होगा कि जो कर्मचारी वहाँ लंबे समय से फंसे हुए हैं वो अपने परिवार के पास आ पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कुछ हद तक ये मान लेते हैं कि ट्राइबल से एजुकेशन में लोग ज़्यादा आएंगे, ठीक है, यहाँ जगह भर गया, आप नई नियुक्ति करते हैं ना, आप उनको जहाँ पोस्टिंग देंगे वहाँ पे लोग नौकरी ज्वाइन करेंगे, तो आप ट्राइबल में भर्ती कीजिए। सवाल तो बहुत है, लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी होती जा रही है। प्रदीप जी से भी हमारी बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। सवाल ऐसे बहुत से अधूरे हैं जिनको आज हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं समय अभाव की वजह से। बने रहेंगे फिलहाल इस विषय को लेकर। आज विवेक दुबे और प्रदीप पांडे ने कई अच्छी जानकारियां भी दी, कुछ सलाह भी दिया है। अब सलाह व्यवस्था के जिम्मेदार लोग तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, लेकिन कहीं न कहीं इन चर्चा से एक विचार निकलेगा और विचार लोगों तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।